इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है भैया? तो मैंने बोला था कि किसी भी प्रकार के चेंज को जो अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। बॉडी रेस्ट में है, मोशन में आना चाहती है, तो भैया इनर्शिया उसको मोशन में आने नहीं देगा। बॉडी मोशन में है, वो रेस्ट में आना चाहती है, तो इनर्शिया उसको मोशन रेस्ट में आने नहीं देगा। बॉडी सीधी चल रही है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहती है, इनर्शिया उसकी डायरेक्शन को चेंज होने नहीं देगा। तो बॉडी की इसी इनएबिलिटी को कि बॉडी अपने आप से खुद की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती, अगर वो चेंज करती है तो बॉडी का इनर्शिया उसको क्या करता है? रोकता है। ठीक है, तो ये इनर्शिया हो गया। चेंज को अपोज करेगी, कौन से चेंज को अपोज करेगी भैया? लीनियर मोशन। क्या लीनियर मोशन? मतलब जो बॉडी सीधी सीधी चल रही है ऐसे, तो लीनियर मोशन कहते हैं। और जो लीनियर मोशन में चेंज को अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। ऐसे ही एक मोशन और होती है जिसे कहते हैं रोटेशन मोशन। क्या कहते हैं? जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करे उसे क्या कहते हैं भैया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं इसे? चेंज को अपोज करेगी किसमें? रोटेशन मोशन। रोटेशन में, जो रोटेशन मोशन में चेंज होगा उसको अपोज करेगी। अब देखिए भैया, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसको आई से लिखते हैं, और जो ये आई होता है वो मास के डायरेक्टली होता है। आपको पता है भैया, जो हैवी चीजें होती हैं वो ज्यादा देर तक टर्न करती हैं और जल्दी से रुकती भी नहीं है। जल्दी से ना तो चलती है ना जल्दी से, आपने देखा होगा वो क्या कहते हैं कि जनरेटर वगैरह स्टार्ट करने के लिए बड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। पहले लगाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एकदम से स्पीड पकड़ता, तब जाके वो यानी, क्योंकि जनरेटर के व्हील का जो घूमता है उसका मास काफी ज्यादा होता है, तो उसका इनर्शिया भी क्या है? काफी ज्यादा होगा। इसलिए उसको घुमाने के लिए आपको काफी ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जिसका साइज भी बड़ा होता है, मतलब जैसे बाइक का टायर का साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो वो बहुत देर तक क्या करती है? खुद को मोशन में रख पाती है। अभी मैं बताऊं कि स्कूटी का पिकअप ज्यादा होगा या बाइक का पिकअप ज्यादा होगा? पहले बताओ। पिकअप मतलब क्या होता है पता है? स्पीड पकड़ना। किसका पिकअप ज्यादा होता है, बाइक का या स्कूटी का? स्कूटी का। स्कूटी का पिकअप ज्यादा होता है क्योंकि उसके व्हील छोटे होते हैं, इनर्शिया कम होता है, तो आसानी से क्या करता है? टर्न करने लगता है। लेकिन जब मैं दोनों को एक ही टाइम पर एक ही स्पीड पे रोकता हूं, तो आप देखोगे कि कौन पहले रुकेगा, स्कूटी या बाइक? स्कूटी पहले रुकेगी, क्योंकि उसके टायर छोटे हैं, उसका इनर्शिया कम है, तो जल्दी से फ्रिक्शन फोर्स उसको रोक देगा, है ना। और बाइक का टायर क्या होता है? बड़ा होता है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशन वाला जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है? काफी ज्यादा होता है, तो बाइक काफी दूर तक आपकी चलती है। ठीक है भैया, तो जो इनर्शिया होता है, हमने देखा भैया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो मास पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा बॉडी की रेडियस या नॉर्मली हम कहते हैं भैया उसके साइज पे डिपेंड करता है। आर स्क्वायर के क्यों डायरेक्टली है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, कि हमने अगर रेडियस को, हमारी 1 मीटर थी, इनर्शिया आई था, रेडियस को मैंने 2 मीटर कर दिया, इनर्शिया क्या हुआ? 4 गुना बढ़ गया। रेडियस को मैंने 3 मीटर कर दिया, इनर्शिया 9 गुना बढ़ गया। इसका मतलब आर के क्या है? आर के स्क्वायर के डायरेक्टली है। दोनों कंबाइन कीजिए तो एम आई इक्वल्स टू में एम आर स्क्वायर आएगा, वेयर एम क्या है? मास ऑफ रोटेटिंग बॉडी, और आर क्या है? उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस मास की दूरी। ठीक है भैया, चलो यहां पर मैंने इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में अंतर बताया है। ठीक है, बता दूं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है मास इनटू में आर स्क्वायर। एम क्या है? बॉडी जो रोटेट कर रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड में, उसका मास है, और आर क्या? उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है। अच्छा, यहां पर मैंने बता रखा है आपको कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है भैया कि कोई बॉडी ना तो अपने आप से चल सकती है, ना अपने आप से रुक सकती है, ना अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऐसा नहीं करने देता। तो इनर्शिया क्या करता है? चेंज को अपोज करता है, किसी प्रकार के चेंज को होने नहीं देता, इसे इनर्शिया कहता है। बिल्कुल सेम ऐसे ही रोटेशन मोशन में कोई बॉडी घूमती है, तो कोई बॉडी घूम रही है तो ना तो उसकी स्पीड अपने आप बढ़ सकती है, ना उसकी स्पीड अपने आप कम हो सकती है। जो इस चेंज को अपोज करता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर एक नहीं, जैसे इनर्शिया तो केवल मास पे डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करता है, और साथ साथ में उस बॉडी के साइज पे या उसकी दूरी कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। आई इज इक्वल्स टू में एम आर स्क्वायर हो गया आपका। एसआई यूनिट क्या होगी भैया? सब जानते हैं इसकी। एम की एसआई यूनिट क्या होगी? केजी।
और मीटर रेडियस की क्या होगी, मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, केजी बोले तो मास, और मीटर बोले तो केजी बोले तो मास, मीटर बोले तो लेंथ, ml स्क्वायर स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको अगर एक बॉडी के अंदर 15-20 पार्टिकल दे रखे हैं और सबका इनर्शिया आपको गिवन है, बोलेगा बॉडी का कुल इनर्शिया निकालिए, तो आप क्या करोगे, सारे बॉडी के जितने भी पार्टिकल है सबके इनर्शिया को क्या करोगे, डायरेक्टली ऐड कर दोगे। ये इसलिए डायरेक्टली ऐड कर पा रहे क्योंकि एक ऐसी क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो जो रोटेशन मोशन में चेंज को अपोज करे उसे क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो नॉर्मली मोशन को चेंज को अपोज करे उसे क्या कहते हैं भैया, इनर्शिया। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास और रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है भैया। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। चलो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उससे पहले एक बात ध्यान में रखना कि एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल ये रहा m1, दूसरा पार्टिकल ये रहा m2, तीसरा पार्टिकल ये रहा, और nवा पार्टिकल ये रहा। ये है इसका, भाई बोलिए मत, इसकी दूरी कितनी है r1, इसकी दूरी कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से r2, इसकी दूरी कितनी है r3, और इसकी दूरी कितनी है r। जब यह बॉडी घूमती है ओमेगा स्पीड से, और हो सकता है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है उसकी रोटेशनल स्पीड लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसे हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस बॉडी का रोटेशन स्पीड क्या है, ओमेगा, और इस बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। तो भैया आपको बता दूं कि हर एक पार्टिकल की रोटेशन स्पीड क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आपको पता है एक बार अगर बॉडी घूमेगी, वैसे भी आपको मैंने कल बताया था कि मान लीजिए आपका एक पंखा घूम जाता है, एक बार घूम जाता है, तो पंखे के अंदर जितने भी पार्टिकल, पंखे जितने भी पार्टिकल से मिलकर बना है वो भी क्या करते हैं, एक बार घूम जाते हैं। यानी हर पंखे का एंगल बराबर में हर एक पार्टिकल का एंगल, पंखे की रोटेशन स्पीड बराबर में हर एक पार्टिकल की रोटेशन स्पीड, पंखे का एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर में हर एक पार्टिकल का। यानी जितनी भी रोटेशन मोशन में जितनी चीजें होती हैं सबकी सब हर पार्टिकल की क्या होती है, सेम होती है, उतनी होती है जितनी पंखे की या बॉडी के सिस्टम की होती है। लेकिन आपको बता दूं यहां पर कि ये जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर जो पार्टिकल होता है, समझ गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे कोई पार्टिकल है m0, तो भैया ये यहीं पे रहेगा हमेशा। इसके अब चलो छोड़ो, इससे बताने से पहले मैं ये बताता हूं। मान लीजिए मैं इस पार्टिकल को देख रहा हूं, अगर बॉडी घूमती हो तो ये पार्टिकल कैसे घूमेगा, ऐसा गोल, तो ये पाथ भी कवर कर रहा है, कर रहा है ना, पाथ कवर कर रहा है। अच्छा मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पर है, तो वो एक रोटेशन में कितना पाथ कवर करेगा, ये। तो बता, इस वाले ने ज्यादा बड़ा पाथ कवर किया, इस वाले ने ज्यादा बड़ा पाथ किया, नीचे वाले ने ज्यादा बड़ा पाथ कवर किया। अच्छा दोनों ने सेम टाइम में पाथ कवर किया होगा, अलग अलग टाइम में किया होगा, क्योंकि बॉडी एक बार रोटेट करेगी तो ये पार्टिकल भी एक बार रोटेट कर जाएगा और ये पार्टिकल भी एक बार रोटेट कर जाएगा। अंतर बस यही है कि इसने छोटा पाथ कवर किया, इसने बड़ा पाथ कवर किया। तो बताओ दोनों में से स्पीड किसकी ज्यादा होगी, लीनियर स्पीड, एंगुलर स्पीड नहीं। तो नीचे वाले की लीनियर स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये ध्यान रखना, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर रहेगा उसकी लीनियर स्पीड उतनी क्या होगी, जिसको मैं स्पीड कहता हूं या वेलोसिटी कहता हूं, उसके आगे आप लीनियर लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही चीज है, ठीक है। तो इस पार्टिकल की लीनियर स्पीड क्या होगी, अब बताओ, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक पार्टिकल P1 ये रहा, एक पार्टिकल P2 ये रहा, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सब, इस पार्टिकल का ओमेगा और इस पार्टिकल का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, इस पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का एंगल एक रोटेशन में, इस पार्टिकल का एंगल एक रोटेशन में सेम होगा। लेकिन इस पार्टिकल का जो पाथ लेंथ है और इस पार्टिकल की पाथ लेंथ क्या होगी, दोनों अलग अलग होगी। ज्यादा कौन होगा, P1 की पाथ लेंथ, और क्या होगी, P2 की कम होगी। फिर मैं बोलूंगा भैया बताओ इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी, P1 की स्पीड ज्यादा होगी, P2 की स्पीड ज्यादा होगी, P1 की स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि उतने टाइम में P1 को बहुत बड़ा सर्कल कवर करना पड़ रहा है और P2 को छोटा सर्कल कवर करना पड़ रहा है, इसलिए क्या होगी, P2 की स्पीड कम होगी। ध्यान दीजिए, दोबारा बता रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा स्पीड इसकी ज्यादा है, बताओ कौन तेजी से एक्सेलरेट कर रहा होगा, P2 या P1, P1, क्योंकि इसको बड़ा पाथ कवर करना है तो उसकी अपनी वेलोसिटी लगातार क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक। कोई जैसे मान लीजिए एक रेस हुई,
एक बाइक वाले को 2 किलोमीटर चलना है, एक बाइक वाले को 20 किलोमीटर चलना, दोनों को सेम टाइम में चलना है, तो बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी? 20 की। किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? 20 वाले का। समझ गए भैया? तो वही है, बस बिल्कुल सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते भैया, वही बता रखा है ऊपर से नीचे तक। क्या तो ठीक है, एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल है और हर पार्टिकल की दूरी दे रखी है, मैंने बता रखा है। ये एक बॉडी है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसकी रोटेशन स्पीड क्या है? ओमेगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इससे एक पार्टिकल m1 है, उसकी दूरी कितनी है? r1। दूसरा पार्टिकल क्या है? mn, इसकी दूरी कितनी है? r है। बहुत सारे पार्टिकल है, मैंने बीच के पार्टिकल में लिखा, स्टार्टिंग और लास्ट वाले पार्टिकल को लिखा। तो मैं चाहता हूं इस बॉडी का कुल इनर्शिया कितना होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भैया पहले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? m1 r1 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, जितने पार्टिकल सबको जोड़ते जाओ, लास्ट वाले कितना होगा? mn rn स्क्वायर। तो भैया यही कह रहा है कि एक बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे मास थे, ठीक है, हर मास की दूरी दे रखी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो इस बॉडी का कुल इनर्शिया कितना होगा? m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर और प्लस mn rn स्क्वायर। तो किसी बॉडी का आपको कुल इनर्शिया निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कुल इनर्शिया क्या होगा? हर पार्टिकल के इंडिविजुअल इनर्शिया के सम के बराबर। सम के, अगर आप एक बॉडी के कुल इनर्शिया निकालना चाहते हो तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल है सबका इनर्शिया निकाल करके क्या करो? ऐड कर दो। क्या कर दो? तो वो टोटल जो सम होगा वही क्या होगा? बॉडी का कुल इनर्शिया के बराबर होगा। ठीक है भैया? ये होता है। कैसी क्वांटिटी है भैया? स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होगी? केजी मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ml स्क्वायर। पता ना क्यों? चलो, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे अपना इफेक्ट डालते हैं? पहला तो क्या है? मास ऑफ बॉडी। ठीक है भैया? बॉडी का मास कितना है। दूसरा, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, कितनी साइज कितना है, शेप कैसी है। और दूसरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, एक बॉडी का इनर्शिया अलग अलग हो सकता है। आप ये मत सोच रहे कि किसी एक बॉडी का इनर्शिया हमेशा सेम रहता है। समझ रहे ना मेरी बात को? किसी एक बॉडी का इनर्शिया आप सोचोगे कि सेम है तो सेम नहीं रहता, अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ये एक रॉड है, आप इस रॉड को जब बीच से घुमाओगे ना तो बड़ी आसानी से घुमा दोगे इसको, आसानी से घूम भी जाएगी, आसानी से रुक भी जाएगी। अगर आप इधर से घुमाने का प्रयास करोगे तो इस रोड को घुमाने में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और रोकने के लिए भी क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब यहां से घुमाने पर इनर्शिया क्या हो गया? I2 आया, और यहां से घुमाने पर बीच से इनर्शिया क्या हो गया? I1 आया। इसको इस यहां से घुमाने पर आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है घुमाने में और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है रोकने में। इसका मतलब यहां से इनर्शिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया, और यहां से इसी रॉड का इनर्शिया क्या हो गया? कम हो गया। किसी एक बॉडी का अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करते हो तो उसका इनर्शिया भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। एक बॉडी के अंदर आप अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन लोगे तो उसका इनर्शिया क्या होगा? आप अपनी कॉपी ले लो, कॉपी को घुमाओ अलग अलग एक्सिस से, तो आप देखोगे अलग अलग एक्सिस पर आपको एफर्ट अलग अलग लगाना पड़ रहा है बॉडी को चलाने के लिए और रोकने के लिए। इसका मतलब हर एक्सिस पे इनर्शिया क्या होता है? बदलता है। वही कह रहे हैं कि सेपरेशन बॉडी एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूर, कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया? मतलब आप नॉर्मली कहोगे कि भैया किसी बॉडी का इनर्शिया 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसके? किस पे? मास पे, दूसरा उसके साइज पे, तीसरा आपने उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या लिया। ठीक है? जैसे आप एक रिंग को उसके सेंटर से घुमाओ तो बड़ी आसानी से घूम जाती है और बड़ी आसानी से रुक जाती है, लेकिन उसी रिंग के सर्कमफेरेंस से घुमाओ, कड़े को ऐसे रखना और कड़े के अंदर डालना, अपनी उंगली और ऐसे घुमाना, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसका मतलब उसी रिंग का इनर्शिया क्या हो गया? बढ़ गया। समझ गया? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे, साइज पे, और तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन की लोकेशन पे। समझ गए? खैर अभी रेडियस ऑफ गायरेशन नहीं करा रहा मैं, ठीक है। डिफरेंट रिलेशन है। पहला रिलेशन किसके बीच में? एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया के बीच में। बेटा क्या कर रहा है? तो दिक्कत है क्या? फिर क्या चाह रहा मैं दिक्कत क्या पैदा कर दूं? चलिए, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन निकालना है। आपको पता है भैया एल क्या होता है? आरपी साइन थीटा। और आपको एक बता दूं जानकारी के लिए बात, कि जब मैं रोटेशन मोशन की बात करता हूं तो ये क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है?
ये क्या होता है आर, और ये होता है पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है ऐसी, जहां वेलोसिटी होती है वहीं क्या होता है मोमेंटम। क्या होता है, तो रेडियस और मोमेंटम के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका रेडियस और एंगुलर मोमेंटम दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा आरपी साइन थीटा, तो आएगा नहीं अब, वन हो गया ना। तो अब पी क्या होता है मास इंटू में वेलोसिटी। तो हमने आर को लिख दिया आर, एम को लिख दिया एम, और वी क्या होता है ओमेगा आर। वी क्या होता है ओमेगा आर। तो भैया ओमेगा आर देखिए भैया, यहां पर ओमेगा आर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, एम आर और आर मिलकर के क्या हो जाएंगे आर स्क्वायर, और ओमेगा को ऐसे लिख दीजिए एम आर स्क्वायर। क्या होता है एम आर स्क्वायर, क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू में ओमेगा आई। ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, आई क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ। अब एक चीज देखिए यहां पर, मैंने पहले इससे पहले वाली क्लास में मैंने इसको अलग तरीके से कराया था, ठीक है। मैंने कहा था एक बॉडी है जिसके अंदर n पार्टिकल है, और हर पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है अलग अलग है। टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डॉट 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 nवें पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम। पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा r1 p1 sin थीटा प्लस डॉट 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 rn pn sin थीटा। अच्छा rn pn क्या होगा, p1 क्या होगा, p मोमेंटम है, मोमेंटम क्या होगा मास इनटू में m1 v1। और आपको पता है रेडियस अभी पीछे बताया था, और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख दो साइन 90, क्या लिख दो रोटेशन मोशन में होता है साइन 90 होता है, प्लस डॉट 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 आर एन पी एन की वैल्यू क्या होगी एम एन वी एन साइन 90। तो भैया ये हो जाएगा आपका r1 m1 v1 प्लस डॉट 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 rn mn v1। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा आर के बराबर होती है। एक रॉड को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है ये, यहां पर P1 पार्टिकल है, यहां पर P2 पार्टिकल है, और यहां पर P3 पार्टिकल है। इस रॉड को यहां से घुमा रहा हूं ऐसे करके। भूमिका तू बता इसमें से सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, P1 की, P2 की या P3 की। वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी P1 P2 या P3। बता, उससे क्या पूछ रही तू बता ना। हाँ क्यों होगी बस पता नहीं क्यों। जब ये रोड एक सर्कल पूरा करेगी तो ये P1 भी एक सर्कल पूरा कर लेगा, P2 भी एक सर्कल पूरा कर लेगा, और P3 भी एक सर्कल पूरा कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ा सर्कल किसका बन रहा है P3 का। तो सेम टाइम में अगर P1 P2 और P3 तीन के तीनों सेम टाइम में कवर कर रहे हैं तो भैया P3 को अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी सबसे ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए V3 क्या होगा सबसे ज्यादा, V2 का नंबर क्या होगा दूसरे नंबर का, V1 का क्या होगा तीसरे, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन में होगा जो पार्टिकल उसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो। इन तीनों की, अच्छा इन तीनों में से एंगुलर स्पीड किसकी ज्यादा होगी, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, तीन का तीनों का सेम होगा। एंगुलर वेलोसिटी तीन की तीनों की क्या होगी सेम होगी। एंगुलर एक्सीलरेशन तीन का तीनों का क्या होगा सेम होगा। एंगल तीन के तीनों का क्या होगा सेम होगा, समझी। लेकिन वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी P3 की, समझ गया। पाथ की लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी किसकी होगी P3 की। एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा P3 का, समझी। ध्यान दिया कर, बकवास मत किया कर, ठीक है। उसके बाद भी हमने यहाँ पे v की, अच्छा ये देखो तो हम देख रहे हैं वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा r। क्यों लिखा वेलोसिटी डायरेक्टली इक्वल टू प्रोपोर्शनल ऋषा, ये वेलोसिटी जो है वो r के डायरेक्टली क्यों है। सबसे बड़ा रेडियस किसका है, किसका है सबसे बड़ा रेडियस किसका है, अबे इसका है, तीसरे पार्टिकल का बोल नहीं पा रही, कहां बोल रही है तू तो ऐसे कर रही है ये इसका है P3। P3 की रेडियस सबसे ज्यादा, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या है, तो इसका मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है रेडियस। तो इसलिए मैंने v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेकिन सबका ओमेगा क्या है सेम है। तो इसलिए v इक्वल्स टू में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की फॉर्म में क्या आता है ओमेगा r।
ये रिलेशन यहां से आता है। वैसे ही मैंने इसको कई तरीके से ड्राइव कर रखा है, तो कोई नया रिलेशन नहीं है। अगर जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा ना तो उसको सब पता होगा, हाँ भाई ये यहाँ से आया। कोई पहली बार बताओ क्या इशू, कम से कम इसको 10 बार बता चुका हूं मैं, आज यहाँ पे नए तरीके से बता दिया कि वी वेलोसिटी जो होती है वो आर के डायरेक्टली होती है, लेकिन हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। इसलिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की यहाँ पे आप क्या लगाओगे, ओमेगा। क्या लगाओगे, तो यहाँ पे ऐसे। अच्छा, एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका होगा, P3 का। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, आर के डायरेक्टली है, लेकिन सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर A इक्वल्स टू में क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू में आर। ये रिलेशन ऐसे होता है, समझ गया। हाँ, यहां पे आगे तो V की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा R1, और Vn की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा Rn। तो सॉल्व करोगे भैया तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा। मैंने कल कराया था, कल वाली नोट्स में मैंने लिख रखा बाकायदे, आज इससे कराना, जल्दी ज्यादा कराना मुझे, ठीक है। अब ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। ये रिलेशन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया आपको चैप्टर नंबर 13 में जब आप करोगे ना वेव्स एंड ऑसिलेशन, तो उसमें आपकी इस वाली इक्वेशन का कम से कम 4 बार इस्तेमाल होगा वेव्स एंड ऑसिलेशन में, ठीक है। तो भैया टॉर्क क्या होता है, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में आपको रिलेशन निकालना। तो भैया टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है बेटा, आर एफ साइन थीटा। और आपको बता दूं भैया थीटा यहां पर क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि मैं रोटेशन मोशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलो, तो टॉर्क क्या हो गया, आर एफ। क्या हो गया, आर ऐसे लिख दीजिए, एफ को क्या लिखोगे, मास इंटू में आर एफ, एम एक्सेलरेशन को क्या लिखोगे, अल्फा इंटू में, बोला हाँ अभी पीछे रह ना। तो ये क्या हुआ, एम आर, और आर क्या हुआ, आर स्क्वायर, और ये क्या हुआ, एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई। तो टॉर्क इक्वल्स में क्या होता है, आई अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और पीछे मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, रिलेशन इन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो एंगुलर मोमेंटम क्या था भैया, 3, टॉर्क क्या था आपका, डी एल अपॉन में डी टी। ये टॉर्क था, डिफरेंशिएट करके कराया था, याद है। और ये रिलेशन पक्का आता है, आपको बता दे रहा हूं, एग्जाम में किसी भी स्कूल के एग्जाम में देख लेना, ये रिलेशन आएगा ही आएगा। कभी आपने मुझे पता आपके किसी के भी नोट्स कंप्लीट नहीं होंगे, मैं कितना भी, मैंने इसलिए अल्टरनेट में कर रखा है कि भैया कम से कम नोट्स तो कंप्लीट कर लो, लेकिन सारे के सारे मजिस्ट्रेट है, वीआईपी है, कोई अपने नोट्स को कंप्लीट नहीं करता। सब सोचता है कि मैं आइंस्टीन का बच्चा हूँ, एक बार पढ़ लिया, दोबारा मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कुछ नहीं आता आपको, जब तक आप पढ़े हुए चीज को नोट्स नहीं बनाओगे और खुद को टाइम नहीं दोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। फिजिक्स में तो कुछ नहीं कर पाओगे, बाकी उससे तक केमिस्ट्री में रट के चले आओ तो नंबर आ जाए। डी ग्रेड नहीं, मैं केमिस्ट्री के टीचर को ही डी ग्रेड करता हूँ, कोई हो चाहे अंकित हो या कोई हो। और फिर भी अंकित तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एफर्ट लगाता है, बाकी और टीचरों को देखेगा तो पढ़ा हुआ रटवा ही देते हैं बस केवल। समझ गया ना, डर लग रहा है 115 की टक्कर पे, 114 की टक्कर पे, ठीक है। देखिए देखिए भैया, अभी अपने को काइनेटिक एनर्जी और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन निकालना है। किसके बीच में, परसों मैंने बहुत डिटेल में कराया था, अभी मैं इसको ऐसे में करा रहा हूं कि काइनेटिक क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, वी क्या होता है, ओमेगा आर। ये स्क्वायर कर दीजिए तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो गया भैया। अब देखिए एम और आर को एक साथ में लिख दीजिए, क्या बन गया बेटा, आई। क्या बन गया, और ये क्या लग गया, ये आई बन गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो आपकी काइनेटिक क्या होती है, जो कोई बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, कोई बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, तो उसकी काइनेटिक क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये होती है, कोई बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है, परफॉर्म कर रही है, ठीक है। देखिए अब ये चीज भाई प्लीज देखिए, पहले हमारे सिलेबस में था अलग अलग बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ड्राइव करना, ठीक है, जब मैं पढ़ता था, ठीक है। मेरे तक था, उसके बाद फिर डिलीट कर दिया गया, डेरिवेशन डिलीट कर दी गई। केवल आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है, और याद इसलिए करना क्योंकि रात का तेरे मुंह पे मार दूं अभी, ठीक है, ध्यान दे लीजिए, ठीक है। तो मुझे अलग अलग बॉडी का इनर्शिया याद करना है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि भैया इस बॉडी का मास इतना है, रेडियस इतनी है, इसका इनर्शिया निकालो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, है ना। तो भैया और रिलेशन आपको ध्यान रखना, जैसे टॉर्क क्या निकाला अभी मैंने, रिलेशन क्या क्या निकाले, टॉर्क इक्वल्स टू में आई अल्फा,
एल इक्वल्स टू में आई ओमेगा, काइनेटिक इक्वल्स टू में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, टॉर्क इक्वल्स टू में डीएल अपॉन में डीटी। ठीक है बेटा, अगर आपको मैं बताऊं ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ रखे हैं, एक बात ध्यान में लो, लीनियर मोशन में, लीनियर मोशन की बात करता हूं, लीनियर मोशन, और फिर बात करता हूं रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन की। तो भैया लीनियर मोशन में जो मास रोल प्ले करता है वही रोटेशन मोशन में इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है। ठीक है, समझ गया? बस बाकी तो हो गया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, मास इनटू में, तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? और एक बात बता दूं, हाँ सुन लो, जो लीनियर मोशन में फोर्स रोल प्ले करता है वही कौन करता है यहाँ पर, टॉर्क करता है। समझ गया? तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू में, तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, मास की यहाँ पे क्या आएगा आई, एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या आएगा अल्फा। ठीक है, काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पे काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम के यहाँ पे क्या आएगा आई, वी के यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, टॉर्क, अच्छा आप पे याद होगा सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल्स टू में, फोर्स इक्वल्स टू में डीपी अपॉन में dt। तो भैया यहाँ पे P क्या है, मोमेंटम है, क्या है, और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो भैया फोर्स यहाँ पे क्या है, टॉर्क, और ये किसके बराबर है, डीएल अपॉन में। इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है भैया, आसान चीजें। ठीक है, चलो कुछ सिस्टम के इनर्शिया वजह से, मैं देखो रिंग को अलग अलग एक्सिस ऑफ रिंग का, अभी मैंने बताया ना आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या था बेटा, मास, दूसरा क्या था, साइज या एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, या तीसरा क्या था, लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए मैं रिंग का इनर्शिया निकाल रहा हूं, ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, लेकिन इस केस में इनर्शिया क्या है, और इसमें क्या है, उसका आधा हो गया इनर्शिया। क्यों, क्योंकि इस बार मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या रखा है, इसका सेंटर रखा है। क्या रखा है, तो अगर आप एक रिंग के सेंटर से उसको घुमाते हो, जिसका मास m है, जिसकी रेडियस क्या r है, उसका इनर्शिया क्या आएगा, तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से क्या होगा, एम आर स्क्वायर। क्या होगा, लेकिन आप रिंग को उसके डायमीटर के लॉन्ग में तो घुमा सकते हो, तो उसका इनर्शिया क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। क्या होगा, तो रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से होता है एम आर स्क्वायर, और उसके डायमीटर के लॉन्ग घुमाने से क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। बताओ कौन जल्दी रुकेगी, कौन जल्दी चलेगी, बताओ मेरे को, बताएगी ऋषभ। इन दोनों में से इस कंडीशन में जल्दी से रुकेगी या इस कंडीशन में जल्दी से रुकेगी, ऋषभ तेरा नाम है? अच्छा, पहले केस में, क्यों आप हमेशा गलत बोलते हो, इनर्शिया जब ज्यादा होता है तो जल्दी से वो रोटेट करती है और ना जल्दी से रुकती है। और पहले केस का इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, तो इस केस में ना तो जल्दी से स्टार्ट करेगी रोटेट करना, और ना जल्दी से रुकेगी। और इस केस में आधा है, तो इनर्शिया कम है, तो इस केस में जल्दी से रोटेट भी करेगी और जल्दी से, तो इस केस में आपको रिंग को आसानी से रोक भी सकते हो और चला भी सकते हो, क्योंकि इस केस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। जोर डालो, जोर डालो। डिस्क मतलब जानते हो, थाली, डिस्क मतलब जानते हो, थाली, पापा की थाली जिसमें छेद कर रहे हो आप अभी। ठीक है, अगर आप डिस्क को उसके सेंटर से घुमाओगे थाली को, तो उसका इनर्शिया क्या आएगा, एम क्या है शिवांश, एम क्या है, मोमेंटम है, और आर क्या है, रैट, रैट मतलब चूहा। साले इतने मारे वो चाटे ना, एम मतलब मास होता है, एम मतलब, और आर मतलब रेडियस, किसकी, डिस्क की। समझ गए, हाफ एम आर स्क्वायर। और यही अगर डिस्क को आप ऐसे घुमाओ उसके डायमीटर के लॉन्ग, तो इनर्शिया क्या होगा, 4 गुना क्या होगा, कम हो जाएगा, रिंग से, रिंग से 4 गुना क्या होगा, कम हो जाएगा मास, मोमेंटम। अरे फिर पी क्या होता है, पी क्या होता है, तो फिर ये मास क्या हो गया बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखियो। ठीक है, तो एक डिस्क को जब, ये याद करना है बेटा, याद करना, रिंग को उसके से अगर आप रिंग को उसके सेंटर से घुमाओगे तो इनर्शिया क्या आएगा, एम आर स्क्वायर। रिंग के डायमीटर से घुमाओगे तो क्या आएगा,
हाफ एम आर स्क्वायर। डिस्क के अभी रिंग के और डिस्क के और भी केस होते हैं, लेकिन वो मैंने एक दो थ्योरम थी पहले, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, उनका इस्तेमाल करके हम बताते थे भैया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का कहीं पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन रख लो, एक बॉडी का आपको केवल एक इनर्शिया चाहिए था, आपको एक, भाई प्लीज, किसी एक एक्सिस के अलावा आपको इनर्शिया अगर मालूम होगा ना, तो आप किसी भी बॉडी का कहीं पर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन रख लो, उन दोनों थ्योरम का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसे कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर। पहले ये दोनों सिलेबस में थी और 100% आने की संभावना होती थी, लेकिन अब सिलेबस से हटा दी गई है, तो इसलिए हाँ याद करना, इनर्शिया आपको याद करना है, ठीक है। और उस थ्योरम, उन दोनों थ्योरम का मतलब कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बताना है मेरे को, ठीक है। तो भैया डिस्क का अगर आप उसके सेंटर से कहते हो तो भैया डिस्क का, अच्छा बताओ, आपने देखा है एक ऐसा ढक्कन ले लो, ढक्कन पूरा भरा होता है, ढक्कन के पीछे खोखला नहीं होता, और रिंग ले लो, दोनों का मास सेम रखो, दोनों घुमाओ, पहले कौन रुकेगा तू बता, भूमि का। ढक्कन का साइज, रिंग का साइज सेम है, ढक्कन का इनर्शिया और रिंग का, सॉरी, ढक्कन का मास, रिंग का मास सेम है, ढक्कन का साइज, रिंग का साइज सेम है, दोनों पे ऐसा ऐसा रोल करा दो, कौन पहले रुकेगा? हाँ, ढक्कन पहले रुकेगा क्योंकि उसका इनर्शिया क्या होता है, कम होता है, तो जल्दी से उसकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, समझ गया, कम हो जाएगी। और रिंग का इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, बहुत दूर तक तो घूमती रहती, ठीक है। मास, हाँ मास सब सेम होनी चाहिए, मास भी सेम होनी चाहिए, रेडियस भी सेम होनी चाहिए। अब तो ये सोच रहे हो मास कैसे सेम होगा, रिंग का मास तो बीच में तो होता ही नहीं है, अगर रिंग को चारों ओर से चौड़ा मोटा कर दे, हाँ? अलग अलग होता है ना, डिस्क का इनर्शिया और रिंग का इनर्शिया दोनों अलग अलग होता है। एक्चुअल में इनर्शिया ऑफर करने की जो कैपेबिलिटी होती है ना, इसका जो मैकेनिज्म होता है ना, वो इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। रिंग के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पूरी बॉडी में फैला, सॉरी, किनारे किनारे पर होता है, और डिस्क के केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पूरे पे फैला होता है। तो कुछ मास पास में होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो उनकी वजह से उनका इनर्शिया क्या होता है, जो पास में होता है उसका इनर्शिया क्या होता है, कम होता है। जो दूर होता है, अब रिंग के सारे पार्टिकल क्या होते हैं, दूर होते हैं, सेंटर से सारे पार्टिकल क्या होते हैं, दूर होते हैं, इसलिए वो ज्यादा मिलकर के इनर्शिया ऑफर करते हैं। और जो डिस्क होती है उसके मास क्या होते हैं, पास पास में भी होते हैं। देखो डिस्क के, ये देखो मान लो ये आपकी रिंग है, तो ये सेंटर है आपका, ठीक है, और ये आपकी डिस्क है, और ये सेंटर, दोनों का मास सेम है, तो इसमें जो भी मास होगा ना सबका सब एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, और जब मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं तो उसका इनर्शिया भी क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर उतना ही मास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, तो कुछ मास क्या होंगे, पास ही में है ना, देखो पास पास में, तो इनका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, और इधर क्या होगा, उतना मास नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो सारा ही मास यहाँ पर है, और यहाँ पर थोड़ा मास, क्योंकि बाकी सारा मास तो पास में ना, तो इसलिए इस केस में इनर्शिया क्या होता है, कम हो जाता है। फॉर्मूला वही लगा है, हाँ, एम आर स्क्वायर, क्या लगा है, इसमें एम आर स्क्वायर लगाएगा तो उसका रिजल्ट क्या आया, एम आर स्क्वायर, लेकिन इसमें एम आर स्क्वायर वाले हर पार्टिकल के लगाया गया और हर पार्टिकल के निशा को जोड़ा गया, तो क्या गया, हाफ एम आर स्क्वायर, समझ गया। इसलिए इस केस का इनर्शिया क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर मैं भैया होलो सिलेंडर की बात करूं, तो होलो सिलेंडर और रिंग, होलो सिलेंडर और एक जैसी होते भैया, रिंग भी ऐसी होती है और होलो सिलेंडर, तो दोनों का इनर्शिया क्या होता है, सेंटर से सेम होता है, ठीक है। और अगर मैं सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, तो सॉलिड सिलेंडर और डिस्क, बहुत सारी प्लेटों को एक साथ रखोगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लेट के ऊपर, एक जैसी प्लेट के ऊपर प्लेट रखते हो, क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर, और सिलेंडर का डिस्क है ना, तो हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो कौन ज्यादा दूर तक चलेगा, होलो सिलेंडर या होलो सिलेंडर, ज्यादा दूर तक, क्योंकि इसका इनर्शिया क्या है, ज्यादा, ठीक है। एक रॉड को देखिए, अगर आप उसके सेंटर से घुमाते तो उसका इनर्शिया क्या होता है, एम एल स्क्वायर, क्या होता है, एम क्या है, मास ऑफ रोड, और एल क्या है, लेंथ ऑफ रोड, अगर आप सेंटर से घुमाते हैं। लेकिन अगर आप यहां से घुमाओगे ना तो उसका इनर्शिया काफी ज्यादा हो जाएगा, 1/12। अगर आप स्पेयर को घुमाते हो, स्पेयर का, ये ध्यान रखना, स्पेयर का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, स्पेयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से जो होता है वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। 2/5 क्या है, 2/5 क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। एम क्या है, मोमेंटम है, और आर क्या है,
एम मोमेंटम है। देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, प्लीज इसको मुझे पूरा सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो मैं अभी नहीं कर रहा, एनसीईआरटी लाना तो मैं एनसीईआरटी बोर्ड पे लिखूंगा, बाकायदे बोर्ड पे, उस वाले बोर्ड पे कराऊंगा जिसको होता है, ठीक है। तो अभी ऐसे मजा नहीं आएगा, बाकी आसान है, कंसेप्ट यही लगा है कि अगर बॉडी रोटेशनल और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स बराबर में, और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में। बस यही ध्यान रखना, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा हम तीन तरीके से मूवमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। पहला मूवमेंट था, सबसे पहले हमने पढ़ा था, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस आर डिस्टेंस पर आपने एक मास लगा दिया, क्या लगा दिया, तो आपको पता है इधर मास ज्यादा होने की वजह से एक चीज क्या होगी, इधर नीचे टर्न कर जाएगी। तो यहां पर मास की वजह से मूवमेंट हुई, इस आर्म के अंदर, इस आर्म के अंदर इस एक्स्ट्रा मास की वजह से मूवमेंट हुई है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं भैया मूवमेंट ऑफ, और मूवमेंट ऑफ मास का फॉर्म लगा होता है एम आर। क्या होता है, जो मास की वजह से मूवमेंट, देखो जैसे मान लो मैंने ये देखो, आप मार्कर ये ना मेरा, ये मार्कर है मेरा, ये मेरा मार्कर है, ये है, उसको मैंने यहां से पकड़ रखा है, फिक्स साइड है। मैं यहां पर क्या करूं, 2 किलो मास लटका दूं, यहां पे क्या करूं, तो ये ऐसे रहेगा क्या, या टर्निंग कर जाएगा, टर्न कर जाएगा, लेकिन ये टर्निंग इफेक्ट किसकी वजह से है, मास की वजह से। जैसे कहते हैं भैया मूवमेंट ऑफ, ठीक है भैया। अच्छा, आप इस आर्म पर मैंने क्या किया, ये मेरा मार्कर है, इस आर्म पर मैंने फोर्स लगा दिया, फिर भी टर्न कर जाएगा। अब ये मेरा मार्कर है, मैंने यहां से पकड़ रखा और मैंने यहां पे फोर्स लगाकर ऐसे कर दिया नीचे, तो टर्न कर जाएगा। इसे कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, या टॉर्क। अच्छा, मैंने क्या किया, मेरा मार्कर है, मैंने अपने उंगली को ऐसे लगा और चला करके इसमें मार दिया, उंगली चलती हुई, उंगली के पास क्या होगा, मोमेंटम, क्या होगा, एम फॉर मोमेंटम, ठीक है। जब वो मोमेंटम से यहां पे टकराएगा मार्कर पे, तो इसके अंदर फिर भी टर्निंग इफेक्ट आएगा, तो इसे कहते हैं भैया मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, या जिसका फॉर्मूला रहता है आरपी साइन थीटा। सारे इंडिविजुअली मैंने पढ़ा दिया आपको, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते भैया, इफ अ बॉडी इज बैलेंस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, अगर किसी बॉडी को आप, मैंने पहले बता रखा है ये सबसे पहली क्लास में, कि अगर आप किसी बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग बैलेंस कर दे, तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं आती। कॉपी को एकदम बीचों बीच से ऐसे कर दो बैलेंस, हवा ना चले, आपका हाथ ना हिले, तो कॉपी ऐसे ही रहेगी, यानी उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं है। अगर कोई बॉडी बैलेंस कर दी जाती है सेंटर मास के अबाउट में, तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मूवमेंट नहीं दिखती आपको, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है भैया जो दो थ्योरम है, पहले ये थ्योरम मैं प्रूफ भी कराता था, लेकिन हमें प्रूफ नहीं कराता क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अब पहले आपको बता रहा हूं, अगर ये सिलेबस में होता तो मैं इसकी गारंटी लेता 100% आने की, लेकिन ये सिलेबस में बढ़िया चीजें हटा दी गई। पहले का रोलिंग मोशन हुआ करता था, रोलिंग मोशन पता क्या होता है, क्या, जिसमें रोटेशन भी हो और ट्रांसलेशनल भी हो। जैसे पहिया होता है, पहिया गोल गोल घूमता है और आगे ही भागता है, तो उसको कहते हैं रोलिंग मोशन। पंखा केवल गोल गोल घूमता है, उसको कहते हैं रोटेशन मोशन। चप्पल केवल आगे बढ़ती है, घिसती चप्पल, उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन मोशन एंड ट्रांस। बहुत बढ़िया टॉपिक था, बहुत सारे टॉपिक से डिलीट कर दिए गए, लेकिन मेरे को पढ़ा नहीं है वो टॉपिक सारे, ठीक है भैया। चलो टॉपिक है भैया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या है, अब इस थ्योरम का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा देखिए भैया। मान लीजिए मैंने एक बुक ली, ये बुक है मान लीजिए, मैं आपको साइड भी बता रहा हूं। मैंने यहां से इसको ऐसा घुमाया था, इसका पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रखा था बीच, रॉड ले लो, ये रॉड है मान लीजिए, क्या है ये, और पहले रॉड के बीचों बीच से घुमाया था, इसका इनर्शिया क्या था, I1, क्या आया था, वैसे बीचों बीच से घुमाया तो इसका इनर्शिया होगा 1/12 ml², क्या होगा, ठीक है। अभी मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने क्या कहा भैया, मैंने बोला मैं यहां से घुमा रहा हूं, चलो अब इनर्शिया क्या होगा, सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैंने मान लिया इनर्शिया क्या आ गया, I2, क्या आ गया, अच्छा दोनों एक्सिस के बीच की दूरी क्या है, R, मान लीजिए कितनी दूरी है, R। तो कहता है भैया जो I2 होगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों एक्सिस कैसे है, पैरेलल है, तो यहां पर जो थ्योरम लगी क्या आएगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो कह रहा है जो I2 होगा बेटा आपका, वो किसके बराबर होगा, I1, क्या होगा, I1 प्लस इस पूरी बॉडी का मास कितना है, m, और दोनों एक्सिस के बीच की दूरी क्या है, mr²। यानी अगर आप एक
ये एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से। कहां से पास हो रहा है? उससे इनर्शिया निकाला, क्या निकला? I1। फिर दूसरे एक्सिस से निकाला जो कि सेंटर ऑफ मास से नहीं पास हो रहा, कहीं और से पास हो रहा है, उससे आपने इनर्शिया निकाला, क्या निकाला? I2। तो ये जो I2 होगा, क्या होगा? I2 वो I1 प्लस पूरी बॉडी के मास और उन दोनों एक्सिस के बीच में दूरी है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यही तो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये एक बॉडी है, पहले प्रूफ करते थे, लेकिन अभी आपको यहां से समझ आ गया? नहीं आती ना, तभी तो मैं प्रूफ नहीं कर रहा। दोबारा देखिए, ये पूरी बॉडी, इसका मास क्या है? कैपिटल M। ये क्या है? यहां से इनर्शिया क्या आ गया? I1। यहां से घुमाया तो क्या आ गया? I2। ये एक्सिस सेंटर मास से पास नहीं कर रहा, ये सेंटर मास से पास, ये सेंटर मास से नहीं पास कर रहा है, ये सेंटर मास से पास कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 4 मीटर है, मान लीजिए। क्या है? 4 मीटर। इसका मास क्या है? 4 kg। क्या है? और इसका यहां से इनर्शिया जब निकालता हूं मेरे तक 5 kg मीटर स्क्वायर। क्या था? तो शिवांश तू बता, I2 की वैल्यू क्या होगी? शिवांश तेरा नाम है? सुन लिया, एक बार बोल दिया वो समझ गया, वो तो समझ गया ना? मैंने पहले इससे घुमाया, सेंटर ऑफ मास से इनर्शिया कितना आया? 5 kg मीटर स्क्वायर। क्या आया? फिर मैंने एक दूसरा एक्सिस से घुमाया जो कि सेंटर मास से पास नहीं कर रहा था। अच्छा, उसकी दूरी कितनी थी? 4 मीटर थी। बॉडी का मास कितना है? 4 kg। तो I2 की वैल्यू बता। अभी समझा? बस हुआ। मैंने बोला I2 क्या है तेरा? I2 क्या है तेरा? I1 प्लस mr स्क्वायर। I2 कितना है बोल? सॉरी, I1 क्या है? ये I1 है। I1 कितना मेरा? 5। मास कितना बॉडी का? और दोनों के बीच में दूरी कितनी है? ये आंसर समझ नहीं आ रहा तेरे को? खुराक मांग रहा है तू है? हाँ हाँ हाँ, ये हो गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या भी? तो एक ये उन दोनों एक्सिस के बीच में लगती है थ्योरम जो दोनों पैरेलल हो। एक एक्सिस कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से। दूसरा एक्सिस सेंटर के अलावा पास होना चाहिए। दोनों एक्सिस का होना चाहिए पैरेलल। समझ गया? चलो, ये रिंग है, देखिए भैया, इसका इनर्शिया कितना होता है? यहां से जो सेंटर मास से पास करता है, mr स्क्वायर। क्या होता है? मैंने एक टेंजेंट खींची है जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या है? I2। रेडियस r है, इस रिंग का मास क्या है? इस I2 की वैल्यू निकाल। ये mr स्क्वायर होता है। मैं जिससे पूछूंगा वंशिका, तू बता I2 की वैल्यू कौन सी थ्योरम लगाऊं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊं। ठीक है, तो बता आंसर क्या आएगा? I1 mr स्क्वायर है। हाँ, r दूरी है। ठीक है भैया, तो देखिए भैया, सीधा सीधा आंसर होगा I2। बेटा बता, पूछ रहा से पूछ रहा बेटा। I2 बराबर में, आपको पता है I1 बॉडी का मास और उसका स्क्वायर, तो दूरी 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 है। तो भैया क्या है? I1 क्या है? mr स्क्वायर। ये भी क्या है? mr स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा? 2। मतलब अगर आप रिंग को उसके एक टेंजेंट जो कि उसके परपेंडिकुलर प्लेन के वहां से घुमाओगे तो इनर्शिया का डबल हो जाएगा। समझ गया? अगला आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या आएगा? प्रूफ भी करा रखा है इनको तो मैंने, देखो प्रूफ भी करा रखा है। हाँ, लेकिन काम नहीं आएगा तुम्हारे प्रूफ। ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, पेपर के बाद पढ़ाऊंगा प्रूफ के साथ। अभी तुम्हें केवल याद रखना। हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका भी डेरिवेशन आउट ऑफ सिलेबस है। ये देखिए, हमेशा ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होती है वो 2 डायमेंशन बॉडी के लिए होती है, मतलब जिसके पास एरिया होता है। देखिए, ये है एक्स एक्सिस। क्या है? आपने बॉडी को एक्स के लॉन्ग घुमाया, इनर्शिया कितना आया? ये बॉडी है, मान लीजिए कोई बॉडी है। ठीक है, आपने इसको एक्स के लॉन्ग घुमाया और इसका इनर्शिया कितना आया? आई एक्स। क्या आया? फिर आपने इसको वाई के लॉन्ग घुमा दिया तो इसका इनर्शिया क्या आ गया? आई वाई। क्या आ गया? और फिर आपने जेड के लॉन्ग घुमा दिया तो इसका इनर्शिया क्या आ गया? आई जेड आ गया। क्या आ गया? तो कह रहा भैया, ये जो आई जेड होगा क्या होगा? वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। आई जेड इक्वल्स टू में आई एक्स प्लस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं इसे? ठीक है, तो हर थ्योरम का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। अब देखिए, यहां पर
इसको प्रूव कर रखा है। अब आते भैया हर बॉडी के केस में आप अलग एक्सिस को चेंज करो और उसका इनर्शिया किस प्रकार से चेंज होगा तो देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको सेंटर के नाम दे रखा है रिंग का, क्या होता है एमआर स्क्वायर। इसी रिंग को क्या करें भैया, अब हमने क्या किया, देखो सुन लीजिएगा, सेकंड ये ना, ठीक है 1 मिनट से कम रहेगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए मुझे, मैं चाहता हूं कि मैं डायमीटर के अलॉन्ग निकालूं। कहां निकालूं, डायमीटर। एक डायमीटर ऐसे खींच ले जो कि किसके अलॉन्ग है, एक डायमीटर ऐसे खींच ले जिसके किसके अलॉन्ग है, और ये जो एक्सिस था सेंटर था वो किसके अलॉन्ग है, जेड के अलॉन्ग। पता नहीं पता, अच्छा ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, क्या हुआ, ये भी डायमीटर है ये भी डायमीटर है, डायमीटर दोनों है, तो किसी भी डायमीटर से इनर्शिया तो सेम ही आएगा ना। तो इसलिए इस आई एक्स और आई वाई की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी थ्योरम लगेगी पहले बताओ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आई एक्स आई वाई और आई जेड तीनों एक दूसरे क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। मुझे पता है आई एक्स और आई वाई, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस से इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने क्या ले लिया, आई एक्स और आई वाई दोनों का इनर्शिया क्या ले लिया, सेम ले लिया, तो क्या होगा 2i। और आई जेड क्या है, इसके लॉन्ग इनर्शिया में जानता हूं एम आर स्क्वायर क्या होता है, इसके लॉन्ग में जानता हूं सेंटर से जो एक्सिस